दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के पेपर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। अगर आप बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी सिलेबस सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो सिलेबस है वो ये है अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं पद्धतियाँ, स्कोप एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सिस्टम, उत्पादन, प्रोडक्शन, नेचर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट्स, राष्ट्रीय आय विश्लेषण। ये सिलेबस है, इसी में से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे पहली यूनिट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्शल की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो मार्शल की सबसे फेमस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र वास्तविक ज्ञान तथा कला दोनों है, ये कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर बी मार्शल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग वास्तविक व आदर्श विज्ञान दोनों। ऑप्शन नंबर 4 का सी राइट आंसर है। अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है। ये कथन है रॉबिन्स का। आगे देखें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपको बताएंगे। यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की परिभाषा भारतीय संस्कृति के निकट है। तो ये हैं जे.के. मेहता। भारतीय विचारक कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। आर्थिक विचारधारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसका है। तो 12वें क्वेश्चन राइट आंसर है एडम स्मिथ का। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी पीगू हैं इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर देखें, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। उत्पादन के लिए कौन कौन से साधनों की आवश्यकता होती है। तो 25वें क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, श्रम, भूमि और पूंजी। आगे देखें अगला क्वेश्चन, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं रैगनर फ्रिश। ठीक है, माइक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। रैगनर फ्रिश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है, किस भाषा का है। ग्रीक भाषा का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय है। आर्थिक समस्या क्या है। तो सीमित साधनों के चलते चुनाव की समस्या आर्थिक समस्या कहलाती है। 32 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखें, मनुष्य को आवश्यकता की तीव्रता की दृष्टि से निम्न में से किसके मध्य चुनाव करना पड़ता है। आवश्यकता की तीव्रता की दृष्टि से आवश्यकताओं के लिए चुनाव करना पड़ता है। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 48, जब आय वक्र का ढाल धनात्मक हो तब क्या होता है। तब एक्स और वाई दोनों वस्तुएं श्रेष्ठ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, जब एक्स तथा वाई को दो वस्तुओं को लेकर तटस्थता वक्र बनाया जाता है तो तटस्थता वक्र के ढाल को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी तटस्थता वक्र का सूत्र क्या है ये बताना है। तो 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी माइनस dy/dx इक्वल टू MRS x बाई। ये इसका राइट आंसर है। इसका सूत्र याद कर लेना। कीमत प्रभाव को निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जाता है। कीमत प्रभाव का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अधिकतर वही बताएंगे। ठीक है, 83 क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का उत्पादन अनुपात से कम बढ़ता है तो उत्पादन की ये प्रकृति क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, उत्पत्ति ह्रास नियम कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब मांग बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यदि मांग पूर्णतया बेलोचदार है तो कीमत में 5% की वृद्धि हो जाने पर वस्तु की मांग में क्या होगा। वस्तु की मांग में कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी, अर्थात मांग उतनी ही बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब ये स्टार्ट हुई सेकंड यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, कीमत यंत्र का साधन संबंध जिससे वह है। दूसरे का राइट आंसर है पूंजीवाद और समाजवाद दोनों से।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है? तीसरे का राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्पादन में जोखिम को वहन करने के लिए चाहिए क्या चाहिए? चौथे का राइट आंसर है उद्यमी। ऑप्शन नंबर डी। किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है? वह है, इनमें से कौन सा देश है वो? पांचवी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? छठे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्थिक नियोजन। किस देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी है? तो सातवें क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन की। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी थी? आठवीं का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। ठीक, यहाँ पर जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मिलती है? तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विकसित अर्थव्यवस्था है। जापान की, अमेरिका की और सिंगापुर की। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निम्न जनसंख्या वृद्धि। आगे देखें अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था सबसे पुरानी मानी जाती है? 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत लाभ से। ठीक, देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, इनमें से क्या नाम है? 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल। ठीक है, इसको टिक कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन समाजवाद की विशेषता है? कौन सी? 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी है आपका ये आर्थिक नियोजन। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत ने उदारीकरण की आर्थिक नीति कब अपनाई? 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1991 ईस्वी में भारत ने उदारीकरण की आर्थिक नीति अपनाई। अभी है आपका यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 का नाम उत्पादन प्रोडक्शन है। अब वैसे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन समझने के लिए दिए गए हैं, लेकिन पेपर में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, तो आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ही बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम उस बिंदु से लागू होना शुरू हो जाता है जहाँ से औसत आगम घटने लगता है। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने जनसंख्या वृद्धि समस्या का अध्ययन किया? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन फलन के साधनों को बदलता है अनुपात। आगे देखें अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 29 उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। इसका उत्पादन फलन का सूत्र कह सकते हो आप, सूत्र कौन सा है? तो QX = FA, B, C, D, ये इसका फॉर्मूला है उत्पादन फलन का। ठीक है, इसको याद कर लेना। उत्पादन के साधन क्या हैं? तो ये सभी हैं, यानी पूंजी, श्रम, भूमि, ये सभी उत्पादन के साधन हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो ये उत्पत्ति के साधनों का फलन है। आपको बता दें कि शायद 100 क्वेश्चन होंगे या 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें से 40% क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, 100 का पेपर है तो फिर आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं, और 75 का अगर पेपर आए तो फिर लगभग आपको 30 क्वेश्चन या 31 क्वेश्चन सही करने होंगे, तब आप पास हो पाएंगे। आगे देखें अगला टॉपिक, अगली यूनिट है यूनिट 4 लागत एवं बाजार की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट्स। अब यहाँ से एमसीक्यू कौन से इम्पोर्टेंट होंगे इस चैप्टर से? तो यहाँ पर देखें निम्न में से कौन सा सही है? ये जो कथन दिए गए हैं यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह, इसमें कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी TC = TFC + TBC। ठीक है, ये कथन सही है। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत क्या होती है? तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब वस्तु के मूल्य निर्धारण पर मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं। 49वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन बाजार।
अगला क्वेश्चन देखें 50 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय संपूर्ण देश में होता है तो उसे क्या कहते हैं। 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बाजार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है जो जल्द ही खराब हो जाती है। 51वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूध है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। जब किसी वस्तु को खरीदने व बेचने वाले सारे संसार में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। 53वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। हरी सब्जियां दूध के बाजार को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 54वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी अति अल्पकालीन बाजार। बाजार मूल्य सामान मूल्य के क्या है। तो 55वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चारों तरफ चक्कर लगाता है। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, अगली यूनिट के क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा आय के चक्रीय वर्तुल प्रभाव का क्षरण यानी लीकेज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिवारों द्वारा की गई बचतें। मौद्रिक प्रभाव का अर्थ क्या है। ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मतलब परिवार से फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान और फर्मों के परिवारों को कारक सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान, दोनों मतलब सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय आय के प्रवाह का संतुलन वहाँ होता है जहाँ पर भरण इक्वल टू क्षरण होते हैं। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक, जो स्टॉक होता है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो उपयुक्त सभी, मृदा का परिमाप, गोदाम में रखे गेहूँ की मात्रा और धन, ये सभी स्टॉक में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। उपरोक्त सभी, सरकार, परिवार, फर्म, ये तीनों शामिल हैं। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर देखें, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। उपयुक्त सभी, श्रम, पूंजी और उद्यम सेवा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ज्ञात किया जा सकता है। सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। 28वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घरेलू वस्तुओं को, अंतरण आय को, मध्यवर्ती वस्तुओं को, यानी इन तीनों को शामिल नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूएसए में काम कर रहे भारतीयों की आय का भाग, आय भाग क्या है या आय भाग है। तो इसका राइट आंसर है विदेशी शुद्ध कारक आय का। ठीक, आगे देखें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होगा यदि x ग्रेटर देन m, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखें, बिस्कुट निर्माता कंपनी के लिए कौन सी मध्यवर्ती वस्तु होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घी, चीनी, आटा, ये तीनों। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय आय का विश्व में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। 45वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइमन कुजनेट्स ने। ठीक है, राष्ट्रीय आय का विश्व में सबसे पहले प्रयोग किया था साइमन कुजनेट्स ने, इसका नाम याद कर लेना। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। निगम कर, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। आयात निर्यात कर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सेवा कर, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ये भी सी है इसका राइट आंसर, आयकर। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। 136वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो ये सभी, उत्पादक शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, ये सभी कौन से कर हैं, अप्रत्यक्ष कर। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। किस वर्ष को वित्तीय वर्ष कहते हैं, किस डेट को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखें कब से कब होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है भारत का वित्तीय वर्ष। तो यही कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लें जो वीडियो में बताए गए हैं।
बाकी आप टेंशन नहीं लें, शायद 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में से आपको 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, ठीक है। और सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आइए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 40 नंबर कम से कम आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। चाहे कुछ इसमें तुक्के से भी हो जाएंगे सही, और कुछ आप पढ़ के जाएंगे तो आपके 40 क्वेश्चन सही आराम से हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का, कोर्स का, सेमेस्टर का नाम बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर तैयारी हम कराते हैं BA BSc की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।